जॉब खत्म करने के बाद आर्यन दिल्ली के एक कॉल सेंटर में जॉब करता था। हर दिन की तरह अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद आर्यन ऑफिस से घर के लिए निकलता है। लेकिन जब आर्यन बाहर का नज़ारा देखता है, बाहर बहुत जोर जोर से बारिश हो रही थी। आर्यन कहता है, और थोड़ी बहुत जोर जोर से बारिश हो रही है, अगर कैब से जाऊंगा तो बहुत देर हो जाऊंगा। क्या बारिश के कारण रोड में बहुत जाम भी लगा होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं मेट्रो से चला जाता हूँ, जल्दी घर भी पहुँच जाऊंगा, यही ठीक रहेगा। लेकिन यही गलती, यही फैसला आर्यन के लिए, आर्यन के जीवन के लिए सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। यह फैसला आर्यन के जीवन का एक नया अध्याय लिखने वाला था। आगे आर्यन को भी पता नहीं था कि उसके साथ आखिर आगे क्या क्या होने वाला है। कुछ ही देर में आर्यन मेट्रो पहुंच जाता है। करीब 8:30 मेट्रो में बहुत कम भीड़ भाड़ थी। पूरा मेट्रो स्टेशन सुनसान था। दूर दूर तक उस स्टेशन में कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी आर्यन को बगल पे किनारे पर एक सीढ़ी नीचे जाती हुई दिखाई देती है और वहाँ पर सामने लिखा था प्लेटफार्म नंबर 0। आर्यन को पहले लगता है, आर्यन अपने मन से कहता है, अरे यह प्लेटफार्म कब खुला? इससे पहले तो नहीं खुला, शायद अभी खुला होगा। मैं बहुत समय बाद यहाँ से आया हूँ, क्यों न मैं इसी प्लेटफार्म 0 से ही जाता हूँ, शायद यहाँ पर जल्दी कुछ शॉर्टकट रास्ता होगा। यह कहकर आर्यन सीढ़ी के रास्ते नीचे उतरकर उस प्लेटफार्म पर पहुंच जाता है। लेकिन प्लेटफार्म 0 का नज़रिया ऊपर वाले प्लेटफार्म से पूरा अलग था। उस प्लेटफार्म पर दूर दूर तक कोई लाइट नहीं थी, बस एक जगह एक लाइट लगी हुई थी। वह भी लाइट टिमटिमा रही थी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उस स्टेशन पर 1950 के ज़माने के पोस्टर लगे हुए थे। उस स्टेशन पर 1950 के ज़माने के पोस्टर लगे हुए थे। आर्यन यह देखकर हैरान रह जाता है और अपने आप से कहता है, कमाल है यार, ये कैसा स्टेशन खुला है? यहाँ पर तो 1950 के पोस्टर लगे हुए हैं, कैसा स्टेशन है? कहीं मैं भटक तो नहीं गया? फिर आर्यन चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाता है। उसको कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ा पुलिस वाला पुरानी वर्दी पहने हुए बैठा था। आर्यन उसके पास जाता है और कहता है, बाबा ट्रेन कब आएगी? वह बूढ़ा व्यक्ति कोई जवाब नहीं देता, बस हाथों के इशारे से पीछे की तरफ इशारा करता है। उस प्लेटफार्म से बहुत ही ज़्यादा ठंडी और बर्फीली हवाएं आ रही थी। यह बर्फीली हवाएं आर्यन को ठंड पहुंचा रही थी। बस कुछ ही देर में एक ब्लैक मेट्रो ट्रेन प्लेटफार्म पर आती है। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस ट्रेन की ना कोई आवाज़ थी। एक एक वाकर मेट्रो खाली होती है और उसमें उस मेट्रो का दरवाज़ा खुल जाता है, एक झटके से खुलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, आर्यन तुरंत दौड़ कर जाता है और उस मेट्रो के अंदर बैठ जाता है। जैसे ही आर्यन उस मेट्रो के अंदर बैठता है, वह दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वह ट्रेन बिना किसी आवाज़ के जोरदार स्पीड में चलने लगती है। उस मेट्रो में न कोई लाइटें थी, न कोई ऐसा था जिससे देखकर लगे यह ट्रेन जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वह ट्रेन हवा में तैर रही है, हवा में दौड़ रही है। और उस ट्रेन में अजीब अजीब प्रकार के लोग बैठे हुए थे। एक औरत जो बालों से अपना पूरा सर ढके और एक व्यक्ति पुराने ज़माने का अखबार पढ़ रहा था। और सबसे बड़ी अजीब बात यह थी कि उसका पूरा हाथ छिला हुआ था। ऐसे ही कई लोग बैठे हुए थे जो अजीब प्रकार के दिखाई दे रहे थे। आर्यन
उन सभी को देखकर हैरान होता है। लेकिन आर्यन को डर तब लगता है जब आर्यन उन सभी के नीचे पैरों की तरफ नजर दौड़ाता है। उन सभी के पैर एक इंसान के तरह नहीं थे। उन सभी का पैर उसे बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। यह देखकर आर्यन बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत डर के कारण गेट की तरफ भागता है। लेकिन गेट के पास एक शीशा लगा हुआ था। जैसे ही आर्यन शीशा में अपना चेहरा देखता है, आर्यन के होश उड़ जाते हैं। उस शीशे में आर्यन का खुद का चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन ने देखकर पूरी तरीके से डर जाता और कहता है, मेरा चेहरा कहाँ गया? मेरा चेहरा कहाँ गया? मेरा चेहरा कहाँ गया? मेरा दिखाई नहीं दे रहा हूँ। मेरा चेहरा कहाँ गया? मेरा चेहरा कहाँ गया? मेरे साथ क्या हुआ? तभी उसके पास वह औरत जो सर से अपना बाल ढके हुए थी, एक झटके से उसके पास आती है और कहती है, बेटा, यहाँ पर वह लोग नहीं आते जिनको घर जाना होता है, बल्कि यहाँ पर वह लोग आते हैं जिनका सफर इस दुनिया से खत्म हो गया है। अगर तेरे को विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार अपनी टिकट निकाल के देख, तो उसे खुद पता चल जाएगा। आर्यन घबराते घबराते अपने जेब की तरफ देखता है। जब वो जेब से टिकट निकालता है तो उस जेब में टिकट की जगह एक पत्थर का ब्लैक कलर का पत्थर था और उस पत्थर में आर्यन की मौत की तारीख यानी आज की तारीख लिखी हुई थी। तब आर्यन को याद आता है जब वह रोड क्रॉस कर रहा था, तभी एक ट्रक आ रहा था। उस ट्रक ने आर्यन को एक जोरदार टक्कर मारी थी। आर्यन को लगा वह बच गया है, लेकिन नहीं, आर्यन नहीं बचा था। तभी वह व्यक्ति जो अखबार पढ़ रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके सर ही नहीं था, उसके सर में कोई चीज नहीं थी, बस उसका इत्तेसार बना हुआ था। वह कहता है, अगर तुमको यहाँ से जाना है तो इस ट्रेन के गार्ड से मुलाकात करो। यह गार्ड तुम्हारी सहायता करेगा। तभी दौड़ कर आर्यन ट्रेन के पीछे जाता है। उस ट्रेन के पीछे एक 60 फीट का परछाई खड़ी हुई थी, हाथ में जंजीर लिए हुए और एक हाथ में पीतल की घड़ी पहने हुए। वह घड़ी पूरे तरीके से बंद थी। वह साया बोलता है, तुम अब यहाँ के गुलाम हो, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते, चाहे जो भी हो जाए, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। तभी आर्यन के हाथ से मोबाइल गिर जाता है और मोबाइल गिरने के कारण उस मोबाइल की फ्लैश लाइट अपने आप जलने लगती है। उस मोबाइल की फ्लैश लाइट देखकर वह साया दूर भागता है। आर्यन को देखकर समझ जाता है और वह तुरंत दौड़ के उठता है और उस साया के सामने अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट दिखा देता है और कहता है, मैं भी जिंदा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। और एक झटके में पूरी ट्रेन ताश के पट्टी की तरह बिखर जाती है। एक झटका आर्यन को भी लगता है। जब थोड़ी देर में आर्यन को होश आता है तो वह उसी मेट्रो स्टेशन के नीचे पड़ा हुआ था। उसके आसपास कई लोग खड़े थे। उसके पास एक गार्ड आकर कहता है, भाई साहब, भाई साहब, आप ठीक हो ना? आप अभी 2 घंटे पहले सीढ़ी से गिर के बेहोश हो गए थे, तभी हम एम्बुलेंस बुलाकर आए हैं। आर्यन को यह देखकर थोड़ा सा आर्यन को शांति मिलती है। थैंक गॉड, यह सपना था, बहुत ही भयानक सपना था। लेकिन जैसे ही आर्यन अपने जेब में हाथ डालता है, उसके जेब में वही पीतल की घड़ी थी जो वह साया पहने हुए था। और तभी कोई आता है और आर्यन के कान में फुसफुसा कर कहता है, आर्यन, हमने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया
क्योंकि हमने तुम्हारे लिए अगले स्टेशन की टिकट काट दी है। अब हम तुम्हारा अगले स्टेशन पर इंतजार करेंगे। और वह घड़ी, जो घड़ी बंद थी, वह घड़ी अपने आप चलने लगती है। आर्यन अपने घर आता है, उस घड़ी को अपने दराज में बंद करके रख देता है और सो जाता है। तभी आर्यन को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सीने पर कोई बैठा हुआ है। एक झटके से आर्यन की नींद खुलती है और वह इधर उधर देखता है। तभी जब आर्यन अब शीशे में अपना चेहरा देखता है तो आर्यन बूढ़ा हो रहा था। उसका पूरा शरीर बूढ़ा हो रहा था। उसके बाल पक रहे थे, दाढ़ी पक रही थी, उसका पूरा शरीर बूढ़ा हो रहा था। जब घड़ी आर्यन ने दराज में रखी थी, वह घड़ी आर्यन के सामने ही खटिया पे रखी हुई थी। जो घड़ी कुछ समय पहले सीधी चल रही थी, अब वह घड़ी उल्टा चलने लगती है। तभी आर्यन के फोन में एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा हुआ था, तुम्हारे पास 12 घंटे हैं आर्यन। अगर तुम 12 घंटे में वापस नहीं आए तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को गुलाम बना लेंगे। आर्यन के पास अब कोई चारा नहीं था। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। उस आत्मा ने आर्यन को अपना गुलाम बना लिया था। आर्यन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। आखिरकार आर्यन ने उसके पास जाने का प्लान बनाया और ठीक 8:30 बजे उसी प्लेटफॉर्म 0 के रास्ते नीचे सीढ़ी की तरफ पहुंच जाता है। वह साया आर्यन का इंतजार कर रहा था और वो कहता है, तुम आ गए आर्यन, हमें पता था तुम जरूर आओगे, तुम जरूर आओगे आर्यन, तुम जरूर आओगे। आर्यन कहता है, ठीक है, मैं इस ट्रेन का पहरेदार बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें इन लोगों को छोड़ना होगा जिन्हें तुम लोगों ने गुलाम बनाया है। ऐ कहकर वह साया जोरदार से हंसता है और अपनी जंजीर आर्यन के गर्दन में डाल लेता है। इसके बाद आर्यन कुछ बोलने ही वाला होता है, उसका पूरा शरीर बदलने लगा, उसका नैन नक्श मिटने लगा, उसकी आंखें गायब हो गईं। उसको एक नई आंखें मिली जिसमें वह लोगों की मौत देख सकता था, उन्हें मौत दे सकता था। अब बस देखते ही देखते आर्यन पूरी तरीके से एक हैवान बन चुका था। और जो हैवान था, जो पहले पहरेदार था, वह एक आम इंसान बन चुका था। उसने कहा, थैंक यू आर्यन, आज तुम्हारी वजह से मैं मुक्त हो गया। मैं 100 साल से इस ट्रेन का पहरेदार था। इन 100 सालों में मैंने पता नहीं कितनी बार लोगों को प्रयास किया। अगर अगर तुम्हें भी मुक्त होना है तो ठीक, तुम्हें भी मुक्त होने के लिए ठीक वैसे ही इंसान को चुनना होगा जो खुद अपने से पहरेदार बनने के लिए तैयार हो। ऐसा कहकर वह शख्स अपनी दुनिया में वापस फिर से चला जाता है और आर्यन उस ट्रेन का पहरेदार बन गया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।